लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कक्षा 7 जिसका हम जो चैप्टर है, हमारा जो अधूरा चैप्टर था जिसका हमने पार्ट पहला कर लिया था, आज हम पार्ट दूसरा करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो हमने घटक जो था पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के जो घटक थे उसका पहला हमने कर लिया था, स्थल मंडल कर लिया था। आज हम दूसरा घटक करने जा रहे हैं जिसका नाम है जलमंडल। ये जो जलमंडल है, इस जलमंडल के बारे में यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? पहली बात, जल के क्षेत्र को जलमंडल, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, जहां पर भी जल पाया जाता है, जहां पर भी जल पाया जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? जलमंडल के अंदर आते हैं। दूसरी बात, जलमंडल के अंदर जल के विभिन्न स्रोत के माध्यम से पाया जाता है। यानी कि देखो, जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत के माध्यम से ये पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल के विभिन्न स्रोत के माध्यम से पाया जाता है। यहां से ये हटा देता हूं। जल विभिन्न स्रोत के माध्यम से पाया जाता है, यानी कि ये नहीं कह सकते भी जल किसी एक माध्यम से पाया जाता है। जल जो होता है वो अलग अलग जगह के ऊपर पाया जाता है। कहीं पर नदियों के रूप में होगा, कहीं पर महासागरों के रूप में होगा, कहीं पर समुद्र के रूप में होगा, कहीं पर सागर के रूप में होगा। तो जैसे जल किन किन माध्यम से? महासागर, नदियां, सागर, खाड़ी, झीलें, इन सभी के अंदर क्या है? ये जल के क्या है? अलग अलग स्रोत है जिसके अंदर ये जल पाया जाता है। इसके अलावा हम जो देखो, जलमंडल हो गया दूसरा पार्ट। जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जल विभिन्न स्रोत के माध्यम से पाया जाता है। ये नहीं भी इसका एक ही स्रोत है, ये नहीं भी ये केवल महासागरों के अंदर ही पाया जाता है, नहीं, अलग अलग। जैसे महासागरों में भी है, नदियों के अंदर भी जल पाया जाता है, सागरों में भी पाया जाता है, खाड़ी में भी पाया जाता है, झीलों के अंदर भी जल पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जो प्राकृतिक पर्यावरण का जो घटक है उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है वायुमंडल। वायुमंडल, देखो वायुमंडल क्या है? नाम से ही पता है, वायु यानी कि हवा, हवा का मंडल। तो इसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे या हवा का मंडल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली आवरण, पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली आवरण के बजाय यहां पर पट्टी लिखना ठीक रहेगा। पतली पट्टी को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि ये जो हमारी धरती है इसके चारों ओर जो वायु की एक पतली पट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है, ये जो वायु है, यहाँ पर जैसे ये वायु है, ये चारों तरफ से वायु है, ये जैसी वायु है।
ये जो वायु ये पृथ्वी के ऊपर है जो टिकी हुई है, इसका क्या कारण है? यानी कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण बल से बंधी है। ये जो हवा है बंधी हुई है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हवा यहाँ पर बंधी हुई है। जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जैसे यहाँ पर धरती के ऊपर मैं खड़ा हूँ, अब मेरे ऊपर जो हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जाऊँगा हवा का जो प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है? देखो, दो प्रकार की चीज होती है, एक होता है घनत्व और एक होता है आयतन। घनत्व, अगर ये कोई वस्तु है ये घनत्व वाली है और ये कोई वस्तु है आयतन है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये जो वस्तु थी इसका आकार इतना हो गया, यानी कि ये तो पृथ्वी के ऊपर है और जैसे ही इसके ऊपर से ये जो प्रेशर हट गया और ये प्रेशर हटने के बाद में क्या हो जाता है? इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? पृथ्वी के जो धरातल है, इस धरातल के ऊपर जो वायु का जो घनत्व है वो ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो इसका घनत्व में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। तो यानी कि पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होने का मतलब क्या है? घनत्व कम होता जाएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसके अलावा और बात करें, ये जो वायुमंडल है ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? यानी कि ये वायुमंडल हमारे किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? देखो, इस वायुमंडल के अंदर पहली बात इसकी परिभाषा होगी, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद में दूसरी हमने जो बात की भी, ये जो वायु है, ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के साथ में ये जो चिपका हुआ है ये किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पृथ्वी की या धरातल के ऊपर जो वायुमंडल का घनत्व है वो ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इसके घनत्व में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। 3 पॉइंट हो गई। चौथा पॉइंट देखो, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें, हानिकारक किरणें, मैं यहीं तक लिखूंगा, बाकी मैं आगे बोलता जाऊंगा। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें, यानी कि जो सूर्य है उसका जो प्रकाश आता है उसके अंदर से जो हानिकारक जो किरणें होती है वो ये क्या कर लेता है? वायुमंडल उसे रोक देता है। या यूं कहूं, जैसे हमारा जो गंदा जल होता है जिसके अंदर कचरा वगैरह होता है उसको हम क्या कर देते हैं? छाननी जो होती है, चाय छानने वाली, उसके अंदर से जब पानी को निकालते हैं तो कचरा जो होता है वो ऊपर की ओर रह जाता है और नीचे शुद्ध पानी आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो वायुमंडल है सूर्य से जो अच्छी जो किरणें हैं उनको तो भेज देता है और जो हमारे लिए खतरनाक होती है उनको ये क्या कर लेता है? रोक देता है। ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसके बाद में हम बात करें तो इस जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर जो चीजें पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है? हालांकि इसका जो पूरा का पूरा जो डिटेल वाला जो चैप्टर वो आपके +1 के अंदर पाया जाता है। जैसे वायुमंडल के अंदर 4 लाइनें होगी, 5वीं लाइन के अंदर हम बात करें
तो वायुमंडल के अंदर गैस पाई जाती है, और ये जो गैस है ये अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में जलवाष्प पाए जाते हैं, जलवाष्प। इसके बाद में धूलकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या पाए जाते हैं, ये वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, आर्द्रता ग्राही केंद्र बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो बादलों का जो निर्माण होता है वो इन्हीं से होता है। देखो धूलकण है, धूलकण के ऊपर जलवाष्प है या गैस जम जाती है, जमने के बाद में इसका जो आकार जो होता है धीरे धीरे बादल का रूप ले लेता है। हम इसका जो विस्तृत जानकारी वो 11वीं क्लास में करेंगे, आपके 7वीं क्लास में बस इतना ही है। भाई वायुमंडल के अंदर क्या क्या पाई जाती है आपको याद रखना है, गैस, जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। देखो आगे आगे कौन सा वायुमंडल हो गया, और नेक्स्ट जो है वो अपने जैवमंडल हो गया। जैवमंडल, जैवमंडल के अंदर क्या आएगा, इस जैवमंडल, जैवमंडल का मतलब क्या है, जिसके अंदर जीवन जो पाया जाता है वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, जैवमंडल के अंदर आएंगे। जैसे पादप, पादप का मतलब क्या हो गया, वनस्पति हो गई, वह जीव जंतु, जीव जंतु, ये पादप वह जीव जंतु जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल, देखो जैव, जैव का मतलब जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये जो जैवमंडल है इसका जो क्षेत्र है पृथ्वी के ऊपर, यानी कि हम सीधा हम कह सकते हैं कि जैवमंडल का जो क्षेत्र है वो क्या है, संकीर्ण है, यानी कि कम क्षेत्र है जैवमंडल का, ठीक है, अन्य के मुकाबले। तो ये आपके प्राकृतिक पर्यावरण के 4 घटक थे, ये हमने पूरे कर लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्या चीज है, अब नेक्स्ट की हम बात करें तो वो है पारितंत्र। पारितंत्र, ठीक है। पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र का पारितंत्र, देखो पारितंत्र के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है, उसे हम पारितंत्र कहेंगे। देखो समस्त, मैं यहां पर लिख देता हूं, समस्त, समस्त जीवधारी, ठीक है, जीवधारी प्लस में पर्यावरण। देखो अब परिभाषा के रूप में आप समझ रहे हैं, पारितंत्र में क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं, और दूसरा क्या होता है, पर्यावरण होता है। अब आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, समस्त जीवधारी जो पर्यावरण के साथ में क्या करते हो, क्रिया करते हो, उसे हम क्या कहते हैं। देखो समस्त जीवधारी पर्यावरण के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और ये क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? उसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा प्रश्न है, भी मानवीय पर्यावरण किस प्रकार से परिवर्तन करता है। मानव जो है वो पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन करता है, यहां पर मैं लिख देता हूं मानवीय पर्यावरण। देखो मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या है, भी मानव जो है वो पर्यावरण के साथ में क्या करता है, क्रिया करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं मानव पर्यावरण के साथ क्रिया करता है।
मानव पर्यावरण के साथ में क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक है। दूसरी बात, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक, परिवर्तन करता है। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अलग अलग है, जैसे, ठीक है, आपको क्या मानवीय पर्यावरण है, क्या चीज है भाई? मानव पर्यावरण के साथ में जो क्रिया करता है ये मानवीय पर्यावरण है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न क्या है भाई, मानव पर्यावरण को किस प्रकार से परिवर्तन करता है? तो मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा? पर्यावरण के साथ में क्रिया करूंगा, और जो क्रिया करूंगा वो क्रिया क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी कि मेरी आवश्यकता एक नहीं होगी, अलग अलग आवश्यकताएं होगी, और जब अलग अलग आवश्यकताएं होगी तो मैं अलग अलग परिवर्तन करूंगा। जैसे फसल उगाना, पशु पालना। इसके अलावा हम और बात करें अन्न उपजाना। इसके अलावा और बात करें तो वस्तु विनिमय करना। यानी कि ये क्या है? सारे के सारे ये परिवर्तन है। फसल उगाना, पशु पालना, अन्न उपजाना, वस्तु विनिमय करना, या कोई अन्य किसी भी प्रकार, जैसे कोई भी आविष्कार करना, जैसे आविष्कार, ये भी क्या है? पर्यावरण के अंदर परिवर्तन कर रहा है। जैसे मानव ने सर्वप्रथम जो था वो पाषाण युग के अंदर पहिए का आविष्कार किया, उसके बाद में आज आप देख सकते हो टायर है, तो ये पर्यावरण के अंदर परिवर्तन है। इसके अलावा और भी हम बात करें तो जैसे उद्योगों की खोज हुई, यानी कि औद्योगिक क्रांति, तो इसमें भी मानव ने क्या किया? पर्यावरण के साथ में परिवर्तन किया। पहले हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? मशीनों का आवागमन हुआ, और जैसे आवागमन हुआ तो बड़े पैमाने के ऊपर मशीनों का कारोबार शुरू हो गया, जिससे उद्योगों के अंदर क्रांति हुई, और खास तौर से किस, यानी कि सूती कपड़े के अंदर क्रांति आई थी। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? पर्यावरण के अंदर परिवर्तन पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये आपका जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। इसके हम देखो 7वीं क्लास की जो क्लास है वो हम एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन लेंगे। एक दिन आपको लेसन करवा दिया जाएगा, जिस दिन आपका लेसन पूरा हो जाएगा उससे अगले दिन आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, लेकिन चैप्टर जो करवाएंगे वो हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन करवाएंगे। आज आपकी क्लास है, और इसके अलावा आपकी सोमवार को क्लास होगी दूसरी। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। जय हिंद।